Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in today's lecture we will study about lesson 21 of your setting up of business entities and closure, that is corporate insolvency resolution process, liquidation and winding up। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना है IBC 2016 के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो चैप्टर शुरू करने से पहले चलिए समझते हैं कि इसको हम कोड क्यों कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, बट यहां पे लिखा हुआ है IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, करेक्ट। तो इस चैप्टर को, इस कानून को हम कोड क्यों कहते हैं, इसे हम एक्ट क्यों नहीं कहते। देखो, whenever we say that it is a code, that means it is a complete solution in itself. It is a complete solution in itself. पहले क्या होता था, पहले इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी के लिए एक अलग कानून था, कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए अलग कानून था, बाद बाकी जो एंटिटीज है उनकी इंसॉल्वेंसी के लिए अलग कानून था। बट अब IBC आने के बाद क्या हुआ कि ये सारे के सारे एक्ट्स, ये सारे के सारे एक्ट एक ही एक्ट के अंदर कंसिडर कर लिए गए। ये सारे के सारे एक्ट एक ही एक्ट के अंदर कंसिडर कर लिए गए। मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि अर्लियर देयर वर अ नंबर ऑफ statutes dealing with insolvency and bankruptcy। पहले बहुत सारे कानून हुआ करते थे, अब ये सारे के सारे एक्ट जो है, जो भी कानून है, ये सब के सब कंसोलिडेट कर दिए गए और एक सिंगल कानून बनाया गया जिसे हमने कह दिया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। मतलब कि एज ऑफ नाउ अब चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, LLP हो, पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, किसी का भी अगर इंसॉल्वेंसी हुआ, बैंक्रप्सी हुआ, तो उसके लिए हमें कौन सा कानून फॉलो करना है, IBC 2016। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कोड, इट इज अ कंप्लीट सोल्यूशन इन इट सेल्फ। चलो देखते हैं यहां पे आगे और क्या लिखा हुआ है। The words insolvency and bankruptcy are generally used interchangeably in common parlance, but there is a marked distinction between the two। क्या लिखा हुआ है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, ये दोनों वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज है, राइट। वी बिलीव दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे आर नॉट द सेम थिंग। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी आर नॉट सिनोनिमस। बेसिकली क्या होता है, इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन, ठीक है। इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन जब एक कंपनी अपने डेट्स रीपे नहीं कर पाए। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। एक कंपनी अपने डेट्स रीपे नहीं कर पा रही, किसी से लोन लिया, मान लो कंपनी को अपने बिजनेस चलाना था, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, ड्यू डेट आ चुकी है, बट कंपनी उसका लोन रिपेमेंट नहीं कर पा रही है, करेक्ट। तो अभी कंपनी किस हालत में है, इंसॉल्वेंसी की हालत में है, ठीक है। इट इज इन अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी दैट इट इज नॉट एबल टू रीपे इट्स डेट्स। अब SBI क्या करे, SBI क्या करे, SBI के पास ऑप्शन है कि वो कहां चले जाए, NCLT के पास। NCLT में या तो मैटर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, या तो वहां पे मैटर रिजॉल्व हो जाएगा, या अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया तो कंपनी का क्या करवा दिया जाएगा, लिक्विडेशन करवा दिया जाएगा, ठीक है। वापस से एक बार समझो, कंपनी इज नॉट एबल टू रीपे इट्स डेट, दिस शोज अ सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, अगर एक कंपनी के अंदर इंसॉल्वेंसी आ चुकी है, वो पैसे नहीं चुका पा रही है, तो जो डेटर, जो क्रेडिटर था ना, जिसने लोन दिया था, उस क्रेडिटर के पास क्या ऑप्शन है कि वो कहां जा सकता है, NCLT के पास जा सकता है, जहां पे या तो मैटर क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, और अगर मैटर रिजॉल्व नहीं हो पाया, SBI को सोल्यूशन नहीं मिलता है,
तो वो क्या कहेगी कि साहब एक काम करो, इस कंपनी को क्या कर दो, लिक्विडेट कर दो, इसके एसेट्स वगैरह बेच दो और हमारा पैसा जो भी बनता है हमें लौटा दो। नाउ इंसॉल्वेंसी क्या हुई, इंसॉल्वेंसी शोज द सिचुएशन। अब अगर कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाती है तो फ्यूचर में जाकर के कंपनी का क्या हो जाता है, लिक्विडेशन हो जाता है। वहीं अगर इंडिविजुअल कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो फ्यूचर में इंडिविजुअल का क्या होता है, इंडिविजुअल का हो जाता है बैंक्रप्सी। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे वर्ड्स जो इंटरकनेक्टेड है, डिफरेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ किस जगह पे किस वर्ड को यूज करना है आपको वो समझना है, ठीक है। When any person, any company or individual, it is not able to repay its debt, it shows that that person is insolvent right now. It is not in a position to repay the debts. अब अगर आप अपने डेट नहीं चुका पाते हो, आप अपने डेट्स का पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो कंपनी का लिक्विडेशन हो सकता है और इंडिविजुअल का बैंक्रप्सी हो सकता है। एक बार देखते हैं आपके स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है। The term insolvency is used for individuals as well as organization or corporates. But if insolvency is not resolved, अगर आपकी insolvency resolve नहीं हुई, देखो resolve हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर resolve नहीं हुई तो क्या होगा, it leads to bankruptcy in case of individuals। देखो लिखा हुआ है कि individuals का क्या होता है, bankruptcy, and liquidation in case of corporates। और कंपनी वगैरह का क्या होगा, liquidation हो जाएगा। चलो और यहां पे क्या लिखा हुआ देखो, insolvency denotes the state of one whose assets are insufficient to pay its debts। state मतलब situation, it shows the situation of a person जिसके पास क्या है, assets are insufficient to pay his debts। आज के दिन पे अपने उधार चुकाने लायक उसके पास पैसे नहीं है, assets नहीं है, और his general inability to pay his debts। बैंक्रप्सी डिनोट्स लीगल स्टेटस, जबकि बैंक्रप्सी क्या है, इट इज अ स्टेटस। एक बार ऑलरेडी कोर्ट में जा चुके हो, केस हो चुका है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि आप इंसॉल्वेंट हो, कोर्ट ने मान लिया आप इंसॉल्वेंट हो, तब आपको क्या मान लिया जाएगा, दैट यू आर बैंक्रप्ट। जब तक कोर्ट ने ऑर्डर नहीं पास किया होता तब तक आप बैंक्रप्ट नहीं हो सकते, ठीक है। चलो, while insolvency is the inability of debtors to repay their debts, insolvency is the inability कि हम दे नहीं पा रहे पैसे, हमारा insolvency है। bankruptcy is a formal declaration of insolvency, it is a formal declaration, कोर्ट ने ऑर्डर पास करके कह दिया कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हो। चलो, liquidation means closure or winding up of a corporation or an incorporated entity through legal process on account of its inability to meet its obligations or pay its debts। इंडिविजुअल्स का बैंक्रप्सी होता है और कॉर्पोरेट्स का लिक्विडेशन, या फिर जिसे हम वाइंडिंग अप के नाम से भी जानते हैं। और क्या लिखा हुआ है देखते हैं यहां पर, सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ये आईबीसी का कुछ फीचर्स यहां पे दिया हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू इंश्योर अ फॉर्मल एंड टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। फॉर्मल एंड टाइम बाउंड क्यों, देखो आईबीसी आने के पहले मैटर्स कहाँ जाते थे, कोर्ट में जाते थे, कंपनी लॉ बोर्ड के पास जाते थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, 2 साल 4 साल 5 साल। इंडियन जुडिशरी की जो हालत है, एक मैटर सॉल्व होने में 5 साल 6 साल भी लग जाते थे, बट यहाँ पे एक आपको फॉर्मल टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बात हुई है। व्हाट इज दिस टाइम, 180 + 90 डेज। आगे चल के हम ये डिटेल में पढ़ेंगे आज, अभी इसलिए बता दिया ताकि बैक ऑफ द माइंड आपके चलते रहे कि ठीक है कहीं ना कहीं 180 + 90 डेज हमने पढ़ा था, तो ये मैटर कितने दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, 180 + 90 डेज के अंदर में। द कोड क्रिएट्स अ न्यू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलो, इस कोड के अंदर में क्या बनाया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया, किस चीज का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ इसको इस तरीके से याद रखना, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी होता है, वैसे ही यहां पे किसकी बात हो रही है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मतलब कि दिस इज द रेगुलेटर। आपको समझ में आता होगा कि आईबीबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ आईबीसी, जिस तरीके से सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ आईबीसी एंड दीज प्रोसीडिंग्स। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, चलो
IBBI के अलावा यहाँ पे कौन है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। दीज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज आर बेसिकली NCLT एंड DRT। जब कॉर्पोरेट्स की बात आएगी तो कॉर्पोरेट्स के मैटर में कौन डील करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और इंडिविजुअल्स के मैटर में कौन डील करेगा? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स। नेक्स्ट यहां पे एक है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, IBBI जो है ये कोई भी काम खुद से नहीं करते। जस्ट लाइक सेबी, सेबी जो मार्केट रेगुलेट करता है तो वो किसके थ्रू करता है? किसी मर्चेंट बैंकर के थ्रू, किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू। सिमिलरली IBBI जो है अपना काम किसके थ्रू करवा रहा है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज के थ्रू ये अपना काम करवाएगा। अगेन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज जो है दे आर कॉर्पोरेट बॉडीज, दीज आर कॉर्पोरेट बॉडीज। ये खुद से कोई भी काम नहीं करते, इनको अपना काम करवाना है, इसके लिए ये किसको अपॉइंट करते हैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं। मतलब कि सर IBBI ने किसको अपॉइंट कर लिया? IPAs को अपॉइंट कर लिया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज को। और ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज किसको अपॉइंट करवाते हैं? IP को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? IPAs क्या है? थोड़ी देर में और डिटेल में समझेंगे इसको। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। चलो तो यहां पे देखो बेसिकली 5 तरीके के एंटिटीज के नाम लिखे हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलो सबसे पहला यहां पे क्या आया? IBBI, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। दिस इज द रेगुलेटर। इस IBBI ने अपने अंदर में किसको रजिस्टर करके रखा है? IPAs को रजिस्टर किया है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इंडिया में एज ऑन डेट देर आर 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, IIIP, ICAI, ICSI, IIP, IPA, ICMAI। ठीक है, ये तीनों जो है दे आर सेक्शन 8 कंपनीज। ICAI, ICSI और ICMAI जितने भी 3 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इन तीनों ने सेक्शन 8 की कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। और इन कंपनीज को किसके पास रजिस्टर करवाया है? IBBI के पास रजिस्टर करवाया है। ये जो 3 सेक्शन 8 कंपनीज है, दीज आर दी IPAs, दीज आर दी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। आज के दिन में कोई भी इंसान, मान लो कि आप क्या हो, एक कंपनी सेक्रेटरी हो और आप चाहते हो कि आप क्या करो, किसी का वाइंडिंग अप का मैटर, लिक्विडेशन का मैटर को हैंडल करो। ठीक, तो आप ऐसे ही वो मैटर हैंडल नहीं कर सकते। आपको क्या बनना पड़ेगा? यू नीड टू ऑब्टेन द क्वालिफिकेशन ऑफ एन IP, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आपने बहुत सुना होगा कि जो कंपनी सेक्रेटरी जो NCLT का काम करते हैं, IBC का काम करते हैं, तो कैसे करते हो? आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का कोर्स पास करना होगा। ये कोर्स आपको कैसे पास करना होगा? आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा किसी भी एक IPA के पास। ठीक है, आफ्टर यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, आपको अपने आप को किसके पास रजिस्टर करवाना होगा? IPA के पास रजिस्टर करवाना होगा। या तो वो ICAI हो सकता है, ICSI हो सकता है, ICMAI हो सकता है, किसी के पास भी आप रजिस्टर करवाओ। ठीक है, रजिस्टर कराने के बाद आपको एग्जाम क्लियर करनी होगी, फिर आपको IBBI की मेंबरशिप मिलेगी। Then you can appear before the NCLT for dealing with matters related to IBC। चलो तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर में 3 चीजें अपने को समझ में आई, IBBI, IPA और IP। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिकली मीन्स आइदर NCLT और DRT। NCLT in the matter of corporates and DRTs in the matters of individuals and firms। और लास्ट में एक दिया हुआ है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, IU। व्हाट इज इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? दिस इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज बेसिकली अ डेटाबेस। ठीक है, जितने भी कंपनीज इंसॉल्वेंसी के अंदर है, जिनका भी इंसॉल्वेंसी हो रहा है, उन सारा का डेटाबेस कहाँ पे मेंटेन्ड होता है?
इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के अंदर में मेंटेन होता है। कौन मेंटेन करता है ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी? NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, आप चाहे तो इसकी वेबसाइट चेक कर सकते हो, NESL, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। इसके अंदर में जितनी भी कंपनीज इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में, उन सबका डेटाबेस यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। सो दीज आर द 5 एंटिटीज विच फॉर्म्स द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। IBBI, उसके अंदर किसको अपॉइंट किया गया? IPAs को अपॉइंट किया गया। IPAs अब क्या करते हैं? एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, किनकी? IPs की, करेक्ट। तो दिस इज अ चेन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सेपरेट एंटिटी आपको समझ में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, विच आर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज फाइल हियरिंग योर एप्लीकेशंस, और एक सेपरेट एंटिटी आपको समझ में आई इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के तौर पे। चलो वापस एक बार आपके स्टडी मटेरियल में देखते क्या लिखा हुआ है। To ensure a formal and time-bound insolvency resolution process, the code creates a new institutional framework consisting of IBBI, adjudicating authorities, IPs, IPAs, and information utility. The code proposes 2 tribunals to adjudicate insolvency resolution cases. In case of insolvency of companies and LLPs, देखो corporates के मैटर में कौन डील करेगा? NCLT. While the cases involving individuals and partnership firms, और अगर individual partnership firm वगैरह है तो कौन डील करेगा? DRTs. ठीक है, चलो। इन रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट पर्संस, देखो कॉर्पोरेट पर्संस का अगर इंसॉल्वेंसी होता है तो वहां पे 2 चीजें होती है। देयर आर 2 स्टेजेस। पहला तो आप क्या करते हो? उस मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, करेक्ट। वहां पे आप मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप ट्राई करते हो किसी भी तरीके से आप कंपनी को क्या कर लो, बचा लो। ड्यूरिंग विच द क्रेडिटर्स असेस द वायबिलिटी ऑफ द डेटर्स बिजनेस एंड द ऑप्शंस फॉर इट्स रेस्क्यू एंड रिवाइवल, कि क्या हम उस कंपनी को रिवाइव कर सकते हैं, बचा सकते हैं या नहीं। सिमिलरली अगर रेजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा? उस कंपनी का लिक्विडेशन होगा। लिक्विडेशन इन केस द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फेल्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स डिसाइड टू वाइंड अप एंड डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स ऑफ द डेटर। तो अभी तक हमने देखा बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ IBC, कि IBC के अंदर में काम कैसे होता है, कौन कौन सी एजेंसीज, कौन कौन सी अथॉरिटीज इन्वॉल्व है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब हमें डिटेल में पढ़ना है कि ये CIRP होता क्या है, कैसे आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस करते हो। याद रखना बार बार, ठीक है, कि फर्स्ट वी ट्राई टू रिजॉल्व, और अगर रिजॉल्व नहीं हो पाया देन वी गो फॉर लिक्विडेशन। तो अगर आप रिजॉल्व करना चाहते हो तो ये रिजॉल्व कैसे होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, लेट अस अंडरस्टैंड। सी आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ चार्ट, तो फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप लोग इस वीडियो को पॉज करके आराम से ये चार्ट प्रिपेयर कर लेना। आई गेस आपके लिए भी आसान हो जाएगा पढ़ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि एनी FC मीन्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है, FC मीन्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर। सपोज कि कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या किया है, लोन लिया, तो SBI इज द क्रेडिटर एंड कंपनी इज द डेटर। इस पूरे चैप्टर में कंपनी को हम डेटर नहीं बोलेंगे, कंपनी को हम बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहेंगे CD। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर, बिकॉज उसने क्या किया था, कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड किया था, लोन प्रोवाइड किया था। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से कुछ सामान परचेज किया, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज से कुछ सामान परचेज किया। तो यहां पे भी अगेन कंपनी को क्या बोलेंगे हम, डेटर कहेंगे, और रिलायंस इंडस्ट्री इज द क्रेडिटर। बट रिलायंस इंडस्ट्री ने इस कंपनी को कोई लोन नहीं दिया, उसने क्या किया था, क्रेडिट सेल्स किया था, राइट। दिस इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो रिलायंस को हम कैसा क्रेडिटर बोलेंगे, रिलायंस को हम कहेंगे
ऑपरेशनल क्रेडिटर या फिर ओसी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, पहले हम बात करें फाइनेंशियल क्रेडिटर की, वो इंसान, वो कंपनी जिसने इस कंपनी को क्या दिया है, लोन दिया है या फिर किसी भी तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। चलो, तो अब एसबीआई को क्या लगता है, एसबीआई को लगता है कि भाई इस कंपनी ने क्या कर दिया है, डिफॉल्ट कर दिया है, इस कंपनी ने मेरा पैसा समय से नहीं चुकाया, इसने मेरा पैसा वापस नहीं किया टाइम से। तो इस एसबीआई के पास क्या ऑप्शन है, देखो, इधर फाइनेंशियल क्रेडिटर थिंक्स कि क्या हुआ है, एक डिफॉल्ट हुआ है, और वो भी कितने रुपए का डिफॉल्ट हुआ है, मिनिमम 1 लाख रुपीस का। बोलने का मतलब क्या है कि कंपनी ने सिर्फ 200 रुपया वापस नहीं किया। क्या एसबीआई को एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाना चाहिए? इतना बड़ा अमाउंट है क्या कि आप एनसीएलटी को जाकर परेशान करो, आप आईबीसी का सहारा लो? बोलता नहीं सर, मिनिमम कितने रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए, 1 लाख रुपीस का। 1 लाख रुपीस का अगर डिफॉल्ट हुआ है तो आप किसका सहारा ले सकते हो, आईबीसी का सहारा ले सकते हो। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज दिस अमाउंट अप टू 1 करोड़। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि फ्यूचर में जाकर के 1 लाख भी क्या है, छोटी मोटी रकम है, 1 लाख का डिफॉल्ट बहुत बड़ा डिफॉल्ट नहीं होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस डिफॉल्ट के अमाउंट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, कितने तक, मैक्सिमम 1 करोड़ तक। ये फ्यूचर की बात है, एज ऑफ नाउ क्या है, 1 लाख। 1 लाख रुपए तक का डिफॉल्ट हुआ है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर कहां पे जा सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। नाउ जब वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा तो उसके पास वो क्या बताएगा, देखो उसको क्या करना है, एक एप्लीकेशन फाइल करना है। सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करने से नहीं होगा, साथ में क्या देगा, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, मतलब कि डिफॉल्ट हुआ इस बात का प्रूफ भी जमा करेगा। इसके साथ साथ वो क्या देगा, नेम ऑफ आईआरपी। आईआरपी क्या हुआ, आईआरपी इज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देखो थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि आईबीबीआई के अंदर आईपीएस होते हैं और आईपीएस के अंदर में क्या होते हैं, आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, करेक्ट। तो वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को यहां पे क्या बोला गया है, आईआरपी, इंटरिम, मतलब कि कुछ समय के लिए मैं इसको अपना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना रहा हूं। मेरे बिहाफ पे मैटर कौन डील करेगा, ये पर्टिकुलर पर्सन डील करेगा। दिस आईपी इज बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए, एडवोकेट एक्सेट्रा, जिन्होंने आईपीए के साथ रजिस्टर करके एग्जाम्स क्लियर किया है, करेक्ट। और साथ में क्या दिया जाएगा, अदर इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, दिस बोर्ड मींस आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। चलो इतना सा जो मैटर है वापस एक बार देखते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगा कि डिफॉल्ट हुआ है तो उसने किसके पास एप्लीकेशन किया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होना चाहिए, सिंस इट इज अ कंपनी, दिस हैज टू बी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। कि एनसीएलटी के पास गए, एक एप्लीकेशन किया और साथ में क्या दिया, एक रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, कि भाई हमारा ये डिफॉल्ट हुआ है, देखो उसका प्रूफ। नेम ऑफ आईआरपी, एक किसी बंदे का नाम बताया कि भाई हमारे बिहाफ पे ये मैटर को कौन डील करेगा आपके साथ, ये कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएमए ये डील करेगा, ये आईपी आपके साथ डील करेगा। और उस आईपी को अभी हम क्या कहते हैं, आईआरपी के नाम से पुकार रहे हैं। आगे चल के और क्लैरिफाई होंगी चीजें। और इसके अलावा आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बताने को कहा था तो वो इंफॉर्मेशन में हम किसको पास ऑन करेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पास ऑन करेंगे। नाउ व्हाट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल डू विद इन द नेक्स्ट 14 डेज, विद इन द नेक्स्ट 14 डेज, या तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आपकी इस एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा या तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। विद इन द नेक्स्ट 14 डेज या तो आपके एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया जाएगा या उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसका प्रोसीजर क्या देखते हैं, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल विद इन द नेक्स्ट 14 डेज एसर्टेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट। अब वो ये देखेगा कि भाई डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। कैसे देखेगा, चलो यहां पे देखो क्या क्या लिखा हुआ था, एक एप्लीकेशन, एक डिफॉल्ट और एक आईआरपी, करेक्ट। एप्लीकेशन, डिफॉल्ट और आईआरपी, यही सारी चीजें वो चेक करेगा। तो पहले ये चेक करेंगे कि एप्लीकेशन कंप्लीट है या नहीं है। चलो फिर दूसरा ये भी देखेंगे कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। भाई आपने एप्लीकेशन कर दिया कि डिफॉल्ट हुआ है, बट एनसीएलटी अपने तरफ से उसको चेक करेगा कि डिफॉल्ट हुआ भी है या नहीं हुआ है। प्लस आपने जिस आईआरपी का नाम बताया था उस आईआरपी के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होनी नहीं चाहिए। देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द आईआरपी। चलो तो आपका एप्लीकेशन भी कंप्लीट है, डिफॉल्ट हुआ भी है और उस आईआरपी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई गुंजाइश बचती नहीं है इसको रिमूव करने की। तो क्या कर लिया जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा आपका एप्लीकेशन।
वहीं अगर एनसीएलटी को लगता है कि आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आपने कोई चीज़ नहीं लिखी है, या फिर डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, या फिर आपने जिस आईआरपी का नाम बताया है उस आईआरपी के अगेंस्ट में भी क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट एज वी नो कि हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, वो पहले आपको क्या करेगा, एक ऑप्शन देगा, एक अपॉर्चुनिटी देगा। इट विल गिव यू अ नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज। वो आपको 7 दिन का समय देगा कि भाई नेक्स्ट 7 डेज के अंदर आप क्या करो, आप अपने इस डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके वापस से एप्लीकेशन जमा करो। अब अगर आपने उस 7 डेज के अंदर में क्या कर लिया, अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लिया, तब तो वो आपकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा, और अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो वो आपके एप्लीकेशन को क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये सारा का सारा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 14 डेज के अंदर हो जाएगा। चलो वापस से इसको देखते हैं एक बार कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगा कि डिफॉल्ट हुआ है मिनिमम 1 लाख रुपए का, तो वो किसके पास जा सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नाउ वो एक एप्लीकेशन जमा करेगा, एप्लीकेशन के साथ वो जमा करेगा एक रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट कि भाई देखो ये मेरा डिफॉल्ट हुआ है, ये इसका प्रूफ है। उसके अलावा वो एक आईआरपी का इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताएगा एनसीएलटी को कि भाई ये जो बंदा है, ये जो इंसान है, ये मेरे बिहाफ पे आपके साथ डील करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी कोई भी जानकारी जो किसने स्पेसिफाई की हुई है, आईबीबीआई ने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई की है, वो जानकारी भी वो क्या करेगा, आपको पास ऑन कर देगा। जिस दिन एप्लीकेशन मिला उसके बाद 14 डेज के अंदर में एनसीएलटी विल एसर्टेन कि भाई डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्या चेक करेगा, अगर एप्लीकेशन कंप्लीट है, डिफॉल्ट भी हुआ है और आपके आईआरपी के अगेंस्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है, तब तो वो आपके एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा। और अगर एनसीएलटी को लगता है कि आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, ये डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, या फिर भाई ये कैसे इंसान को उठा के लाए हो, ये जो आईआरपी है खुद इसके अगेंस्ट में क्या चल रही है, अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो ये इंसान जो है मेरे साथ डील करने के लायक नहीं है, तो इस केस में वो क्या करेगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, 7 डेज का नोटिस देगा कि भाई इस 7 दिनों के अंदर आप अपने डिफेक्ट को क्या कर लो, रेक्टिफाई कर लो, ठीक कर लो। अगर आपने अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई कर लिया तब तो वो खुशी खुशी आपके एप्लीकेशन को एडमिट कर लेगा, और अगर आपने अपने डिफेक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया तब वो आपके एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। चलो विद इन 7 डेज चाहे वो एडमिट करे या रिजेक्ट करे, जिस दिन भी उसने फैसला लिया कि भाई मैं आपका एप्लीकेशन क्या करता हूं, एडमिट करता हूं या रिजेक्ट करता हूं, उसके 7 डेज के अंदर उसको क्या करना है, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है और जो कॉर्पोरेट डेटर है दोनों को एक नोटिस भेजेगा कि भाई आपका एप्लीकेशन एडमिट हो चुका है या फिर आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। इट शैल इन्फॉर्म द एफसी एंड सीडी अबाउट एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज। दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर for making an application and admission or rejection of the application। अब नीचे और एक चीज बनाई हुई है, देखो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल क्रेडिटर की और ऑपरेशनल क्रेडिटर की। तो चलो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने तो जाकर के डायरेक्टली एप्लीकेशन कर दिया कि भाई मेरे पैसे नहीं चुकाए, इस इंसान ने, इस कंपनी ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। बट अगर आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हो तो ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता, ठीक है। एक फाइनेंशियल क्रेडिटर का अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो मैं डायरेक्टली किसके पास चला जाऊंगा, एनसीएलटी के पास चला जाऊंगा, डबल ए के पास चला जाऊंगा। बट अगर मैं एक ऑपरेशनल क्रेडिटर हूं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली एनसीएलटी के पास नहीं जा सकता, वो डायरेक्टली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकता। पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू सेंड अ डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस टू द कॉर्पोरेट डेटर। समझ में, रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले उस कंपनी को एक चिट्ठी भेजेगी, एक डिमांड नोटिस भेजेगी कि भाई मैंने तुमको इतना माल सप्लाई किया था, इतना सामान सप्लाई किया था, तुम्हारा ये पैसा पेंडिंग है, तुम मेरे को मेरा पैसा क्या करो, रिटर्न करो, ठीक है। उसके बाद उस कंपनी को क्या करना है, विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर, या तो वो बोलेगा कि भाई कैसी बकवास बातें कर रहे हो, मैंने तुम्हारा पैसा ऑलरेडी दे दिया है, समझ में आ रहा है, मैंने तो तुम्हारा पैसा ऑलरेडी दे दिया, तुम मेरे से पैसा वापस क्यों मांग रहे हो। तो विद इन द नेक्स्ट 10 डेज कॉर्पोरेट डेटर विल नोटिफाई द ऑपरेशनल क्रेडिटर अबाउट द प्रूफ ऑफ पेमेंट कि भाई देखो ये मैंने पैसा पेमेंट कर दिया था, एनईएफटी से पैसा ट्रांसफर किया था, मैंने तुम्हें चेक दिया था या फिर तुम्हें चेक दिया था, तुमने उस चेक को इनकैश भी करवा लिया। आई विल गिव द प्रूफ दैट पेमेंट हैज बीन मेड आइदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और चेक, या फिर अगर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर हम उसे कहेंगे कि भाई अभी तो हमारे बीच में क्या चल रही है, एक डिस्प्यूट चल रही है, इतनी जल्दी आप भूल गए, मैंने आपको एक चिट्ठी भेजा था कि चलो इस मैटर को कहाँ लेके जाते हैं, आर्बिट्रेशन में लेके जाते हैं या फिर कोर्ट में मैंने केस करके रखा है, और पेंडेंसी ऑफ एनी सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, ऐसी कोई भी चीज़ें हैं तो मैं 10 दिन के अंदर उसको बता दूंगा। अगर ऐसा कोई भी मैटर है, पैसा दे चुके हैं या फिर हमारे बीच में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है,
तो शायद वो एनसीएलटी के पास ना जाए, और अगर 10 दिन के अंदर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तब ये ऑपरेशनल क्रेडिटर किसके पास जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट आईआरपी का नाम बताना पड़ेगा एंड सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द आईबीबीआई। चलो, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर कैसे कंप्लेन कर सकता है, एप्लीकेशन कर सकता है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे एप्लीकेशन देगा, ये प्रोसीजर हमने यहाँ पे सीख लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे कि जिस दिन आपका एप्लीकेशन एडमिट किया गया, ठीक है, जिस दिन आपके एप्लीकेशन को एडमिट किया गया उस दिन से CIRP कमेंस हो जाएगी। CIRP क्या होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, तो आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस किस दिन से शुरू होता है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया था उस दिन से शुरू नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, रेजोल्यूशन का प्रोसेस जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया उस दिन से शुरू नहीं होगा, जिस दिन आपका एप्लीकेशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एडमिट कर लिया, आपके एप्लीकेशन को जिस दिन एक्सेप्ट कर लिया गया उस दिन से ये प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ देखो, वंस दिस प्रोसेस गेट्स स्टार्टेड, वंस दिस प्रोसेस गेट्स स्टार्टेड, अब क्या होता है, आपको याद होगा कि एप्लीकेशन के साथ उस क्रेडिटर ने किसका नाम बताया था, एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताया था, आईआरपी का नाम बताया था, किसी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नाम बताया था कि भाई ये जो इंसान है ये हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, सारे मैटर को डील करेगा। तो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, जैसे ही आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, वैसे ही ये आईआरपी क्या करेगा, ही विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, ये उस कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगा। आज के बाद उस कंपनी का सारा कामकाज, सारे अफेयर्स किसके कंट्रोल में आ जाएंगे, इस आईआरपी के कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर ये आईआरपी क्या करेगा, ही विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ सीआईआरपी, ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, मतलब कि भाई मान लो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज द फाइनेंशियल क्रेडिटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज द फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने इस कंपनी के खिलाफ क्या किया था, एप्लीकेशन किया था। बट एसबीआई अकेला वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है जिसके पैसे नहीं लौटाए गए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस कंपनी ने और भी बहुत सारे बैंक से और भी बहुत सारे लोगों से पैसा लेके रखा है जिनका पैसा नहीं लौटाया गया है। तो ये आईआरपी क्या करेगा, ही विल मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट कि भाई इस कंपनी का क्या शुरू हो चुका है, सीआईआरपी शुरू हो चुका है। तो भाइयों और बहनों, अगर आपका भी पैसा बचा हुआ है, अगर आपके भी पैसे इस कंपनी ने नहीं लौटाए हैं, तो आप अपना अपना क्या कर सकते हो, क्लेम्स भेज सकते हो। ही विल इनवाइट क्लेम्स फ्रॉम द क्रेडिटर्स। एक बार जब ये क्लेम आ जाएगा तो हो सकता है कि जब न्यूज़पेपर में खबर पड़ी कि भाई ये कंपनी की क्या हो रही है, सीआईआरपी हो रही है, आईआरपी ने क्या मंगाया है, बहुत सारे क्लेम्स मंगाए, तो वो इंसान जिसका पैसा ड्यू नहीं था, ठीक है, वो इंसान जिसका पैसा ड्यू था ही नहीं, जिसने कंपनी को लोन दिया ही नहीं, उसने भी क्या किया, क्लेम भेज दिया कि भाई मेरा भी इतना पैसा बाकी है। बात समझ में आ रहा है। तो हर किसी के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये आईआरपी क्या करेगा, उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा कि भाई आपका क्लेम जेन्युइन है या नहीं है, और जितने भी जेन्युइन क्लेम्स है उसकी एक लिस्ट बनाएगा, जितने भी जेन्युइन क्लेम्स है उसकी एक लिस्ट बनाएगा। चलो, तो जब सीआईआरपी शुरू हो गया, सीआईआरपी कब शुरू हुआ, जब आपके एप्लीकेशन को एडमिट किया गया तब सीआईआरपी शुरू हुआ। वहां से 30 दिन के अंदर, विद इन द फर्स्ट 30 डेज, जो आईआरपी था, जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल था, वो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, ही विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। इसके अलावा वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, पूरी दुनिया को बता देगा कि इस कंपनी का क्या हो रहा है, अभी सीआईआरपी हो रहा है। वो बाद बाकी क्रेडिटर्स से भी क्लेम मंगवाएगा कि भाई किसी और का भी अगर पैसा बाकी है तो मेरे को बता दो। फिर वो उन क्लेम्स को वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद एक लिस्ट बनाएगा ऑफ द एक्सेप्टेड क्लेम्स। वो कॉर्पोरेट डेटर का क्या करवाएगा, वैल्यूएशन भी करवाएगा कि भाई अगर आज के दिन में इस कंपनी को बेच दिया जाए, अगर आज के दिन में इस कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए तो कितने रुपए आएंगे, उसका वैल्यूएशन भी करवाएगा। देन ही विल प्रिपेयर एन आईएम। व्हाट इज आईएम, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये क्या होता है, 2 मिनट के बाद समझेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज constitution of a COC. What is COC? It is not clash of clans. ठीक है, COC is committee of creditors. What is COC? This is a committee of creditors. ठीक है, जब तक एक कंपनी गोइंग कंसर्न होती है, नॉर्मल बिजनेस चलता है, तब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ये सारे लोग जो है वो उनके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होते हैं। बट वंस द कंपनी गोज इनटू सीआईआरपी, जब कंपनी का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसके बाद कंपनी की जितनी भी डिसीजंस होती है वो कौन लेंगे, सीओसी, कमिटी ऑफ
क्रेडिटर्स। देखो अब कंपनी के अंदर में जो मेजर स्टेक है वो किसका है? क्रेडिटर्स का, कि भाई हमारे पैसे नहीं मिले, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। तो आज के बाद जो भी फैसला होगा वो फैसला कौन करेगा? सीओसी। इस सीओसी के अंदर में कौन होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। सिर्फ वो फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने केस किया है सिर्फ वही नहीं होता। यहाँ पे एक इंसान ने, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने केस कर दिया, बट उसके बाद जब मैंने क्लेम्स मंगाया तो पता चला कि इसके तो बहुत सारे क्रेडिटर्स है। समझ में आ रहा? तो उन सारे एलिजिबल क्रेडिटर्स की मैंने एक कमिटी बनाई। अब आज के बाद जो भी होगा वो कौन करेगा? ये कमिटी करेगी। दिस कमिटी विल बी द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नाउ ऑनवर्ड्स। चलो, तो यहां तक जो भी है आपको समझ में आना चाहिए कि भाई 30 डेज के अंदर में उस आईआरपी ने क्या किया? कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करी कि भाई इस कंपनी का क्या चल रहा है, सीआईआरपी चल रहा है। उसने बाद बाकी लोगों से क्लेम मंगवाया, उनकी एक लिस्ट बनाई, वेरीफाई करके उनकी एक लिस्ट बनाई। फिर इसने इस कॉर्पोरेटर का वैल्यूएशन भी करवाया, एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया? एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बना दिया। नाउ ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेगी? एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग दे विल अपॉइंट अ आरपी। चलो, एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग दे विल अपॉइंट अ आरपी। इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो, ये जो एसबीआई था अपना फाइनेंशियल क्रेडिटर, विक्रम अग्रवाल को इसने क्या बनाया? अपना इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर इस इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने 30 डेज के अंदर में, 30 डेज कब से? जब से सीआईआरपी शुरू हुआ उसके 30 डेज के अंदर में विक्रम अग्रवाल ने क्या बनाया? एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स क्या करेगी? या तो विक्रम अग्रवाल को ही अपना आरपी घोषित कर दे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम मतलब कुछ समय के लिए, जब तक आरपी डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कौन काम करेगा? आईआरपी। ठीक है, जब तक फाइनल पर्सन डिसाइड नहीं हो जाता तब तक के लिए कौन है? विक्रम अग्रवाल इज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। बट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, देखो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर में अकेला एसबीआई नहीं है। हो सकता है कि एसबीआई को विक्रम अग्रवाल अच्छा लगता है, बट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर में और भी बहुत सारे बैंक्स हैं, उनको लगता है कि विक्रम अग्रवाल इज नॉट केपेबल। तो वो लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं? किसी दूसरे इंसान को विक्रम अग्रवाल की जगह पे अपॉइंट कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? आरपी बोलेंगे। अब ये इंटरिम नहीं रहा, ये क्या हो गया? फाइनल हो गया। ठीक है, अगर इस सीएससी को लगता है कि विक्रम अग्रवाल इज गुड इनफ, तो हो सकता है कि विक्रम अग्रवाल को ही वो क्या बना दे? आरपी बना दे। समझ में आ रहा है? सिर्फ नाम का चेंज और कुछ नहीं। देखो, जब तक सीओसी नहीं आता है तब तक आपको आईआरपी बोला जाता है, और सीओसी के आने के बाद क्या हो जाएगा? आपका नाम चेंज होकर के हो जाएगा आरपी। ठीक है, जो आईआरपी है हम उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर लगता है कि वो इनकेपेबल है, इनएफिशिएंट है, तो हम किसी दूसरे इंसान को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सी, एट द फर्स्ट मीटिंग द सीओसी शैल अपॉइंट एन आरपी, आइदर कंफर्म द आईआरपी, जो आईआरपी था आप उसी को कंफर्म कर दो, या फिर यू मे अपॉइंट अनदर आरपी, या फिर दूसरे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भी अपॉइंट कर सकते हो। ये सीओसी के अंदर में डिसीजन मेकिंग कैसे होता है? लाइक आपने कंपनी के अंदर में पढ़ा होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, बट यहाँ पे दे टेक डिसीजन बाय 66% मेजोरिटी। 66 बोल दो, या फिर आपको अगर शॉर्ट में याद रखना 2/3 हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी और स्पेशल का कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे 66% मेजोरिटी से काम होता है। ईच क्रेडिटर हैज वोट एज पर डेट आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर कंपनी के 4 क्रेडिटर्स है, ठीक, तो हर किसी के पास 1 वोट ईच नहीं होगा। मान लो कि क्रेडिटर 1 का 20 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर 2 का 5 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर 3 का 15 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, और क्रेडिटर 4 का 10 करोड़ आउटस्टैंडिंग है। तो टोटल लोन जो हो गया वो हो गया 50 करोड़ का, राइट? टोटल लोन हो गया 50 करोड़ का। तो क्रेडिटर 1 के पास आउट ऑफ 50 कितने का लोन है? 20 करोड़ का। तो हम बोल सकते हैं भाई क्रेडिटर 1 के पास 40% वोटिंग राइट है। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन अकेले क्रेडिटर 1 का कितना है? 20 करोड़। 50 में से 20 करोड़ तो मेरा है, 40% मेरा है, तो मेरे पास वोटिंग शेयर कितना हुआ? 40%। ठीक है, तो इंडिविजुअली अलग अलग इंसान को अलग अलग वोट नहीं मिला है, कितने रुपए का डेट आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से उनको वोट मिलता है। चलो, एक बार सीओसी ने किसको अपॉइंट कर लिया? आरपी को, तो क्या होगा? आरपी टेक्स ओवर मैनेजमेंट फ्रॉम आईआरपी। अब सारी चीजें आईआरपी के हाथ से निकल के किसके हाथ में चली जाएगी? आरपी के हाथ में चली जाएंगी। ये आरपी क्या करेगा उसके बाद? दिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल देन इनवाइट रेजोल्यूशन प्लान्स। चलो, और एक इंटरेस्टिंग चीज आई है यहाँ पे
कि अब ये आरपी क्या करेगा, रेजोल्यूशन प्लान्स इनवाइट करेगा। मतलब कि ये पूरी दुनिया में हल्ला करेगा कि भाई इस कंपनी का CIRP हो रहा है। अगर कोई भी इंसान कोई भी कंपनी इस डूबती हुई कॉर्पोरेट डेटर को बचाना चाहती है, इसको रेस्क्यू करना चाहती है, इसको रिवाइव करना चाहती है, तो आप हमें क्या भेजिए, अपना रेजोल्यूशन प्लान भेजिए। ठीक है, आप हमें अपना रेजोल्यूशन प्लान भेजिए। तो भाई कोई भी इंसान ऐसे उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए नहीं दौड़ा चलेगा। ठीक है ना, कोई भी इंसान ऐसे उस कंपनी को रिवाइव करने के लिए अपना प्रपोजल नहीं भेजेगा। जिसके चलते क्या काम आएगा, ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इसके अंदर उस कंपनी की सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर उस कंपनी की सारी डिटेल लिखी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस IM, that person or entity will decide whether to revive this company or not. This resolution plan can be submitted by any person interested in reviving the corporate debtor except the defaulting promoter. जो डिफॉल्टिंग प्रोमोटर है खुद वो इस कंपनी को रिवाइव नहीं करेगा। ये चीज़ें डिटेल में अंदर में देखेंगे, लिखी हुई है। चलो, तो आरपी ने क्या किया, इसने पूरी दुनिया से रेजोल्यूशन प्लान्स मंगवाए। अब क्या हुआ, प्लान्स वर सबमिटेड टू द आरपी। आरपी के पास बहुत सारे प्लान्स आए। उसने प्लान किसको फॉरवर्ड कर दिया, COC को, बिकॉज सारे डिसीजन कौन लेगा, COC ने कोई भी एक पर्टिकुलर प्लान अप्रूव कर दिया। मान लो कि 10-12 प्लान्स आए इसके पास ऑल ओवर इंडिया से, उसने कोई एक प्लान अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद वो प्लान किसके पास गया, NCLT के पास गया। जैसे ही NCLT ने आपके प्लान को क्या किया, अप्रूव किया, कंपनी इज आउट ऑफ द CIRP। आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस खत्म हो गया। बात समझ में आ रहा है, आपका CIRP खत्म हो गया। वापस से एक बार देखते हैं क्या है पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो, एक ही चीज को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको यहाँ की चीज इधर पे याद हो जाए, आपको बाद में इसको ज्यादा टाइम दे करके पढ़ना ना पड़े। ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर को लगा कि डिफॉल्ट हुआ है कितने का, मिनिमम 1 लाख रुपीस का। दिस अमाउंट कैन बी इंक्रीज अप टू ₹1 करोड़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो किसके पास गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास गया। उसने क्या जमा किया, एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, IRP का नाम बताया, और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो किसने स्पेसिफाई की है, IBBI ने स्पेसिफाई की है, वो भी हम बताएंगे। चलो, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उसके बाद क्या किया, विद इन नेक्स्ट 14 डेज या तो आपके एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया होगा या फिर उसको रिजेक्ट किया होगा। चलो, उसने चेक किया कि एप्लीकेशन क्या है, कंप्लीट है, डिफॉल्ट भी हुआ है और उस IRP के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अभी नहीं है, तो उसने खुशी खुशी आपके एप्लीकेशन को क्या कर लिया, एडमिट कर लिया। और अगर उसे लगता है कि एप्लीकेशन ही इनकम्प्लीट है या फिर डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, या फिर भाई आपने जिस IRP का नाम बताया है अभी तो उसके खिलाफ ही क्या चल रहा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, तो हम आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट हम आपको अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। आई विल गिव अ नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स विद हाउ मेनी डेज, 7 डेज। अगर आपने अपनी गलती को सुधार लिया, रेक्टिफाई कर लिया, तो हम आपके एप्लीकेशन को एडमिट कर लेंगे। और अगर आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, तब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हमारे पास, हमें क्या करना पड़ेगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना पड़ेगा। चाहे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, 7 डेज के अंदर उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिस दिन आपने एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया उस दिन क्या शुरू हो गया, आपका CIRP शुरू हो गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया। उसके 30 दिन के अंदर में IRP क्या करेगा, ही विल टेक ओवर द मैनेजमेंट, एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा, क्लेम्स इनवाइट करेगा फ्रॉम द अदर क्रेडिटर्स, उनको वेरीफाई करेगा, उनकी एक लिस्ट बनाएगा, उस कॉर्पोरेट डेटर का वैल्यूएशन करवाएगा, एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा, और सबसे जरूरी बात कि वो 30 दिन के अंदर एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा। उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंदर में कौन लोग होंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स विल बी देयर इन दिस कमिटी। ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करेगी, अपनी पहली मीटिंग के अंदर में RP अपॉइंट करेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंटरिम वर्ड आगे से हट जाएगा कि भाई चलो वो कुछ दिनों के लिए था, 30 दिनों के लिए वो था, 30 दिन के बाद अब आगे से कौन मैटर को हैंडल करेगा, कौन डील करेगा, दिस RP विल डील। वो IRP के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या कोई नया आदमी भी अपॉइंट कर सकते हैं। उनका सारा डिसीजन कैसे होगा, 66% मेजोरिटी से होगा। हर एक के पास वोट किस मैनर में आएंगे, एज पर द डेट आउटस्टैंडिंग, जितना रुपया जिसका उधार बाकी है उतना ज़्यादा उसके पास वोट्स होंगे। नाउ व्हाट दिस RP विल डू, जैसे ही RP को अपॉइंट किया जाएगा, दिस RP विल टेक ओवर द मैनेजमेंट फ्रॉम IRP, और ये पूरी दुनिया से क्या मंगाएगा, रेजोल्यूशन प्लान्स मंगाएगा। ये रेजोल्यूशन प्लान जब RP के पास आ जाएंगे तो RP इन प्लान्स को किसके पास फॉरवर्ड कर देगा, COC के पास। COC एक प्लान अप्रूव करेगा और NCLT के पास भिजवा देगा। NCLT जिस दिन इस प्लान को अप्रूव कर देगा, आपकी कंपनी, वो कॉर्पोरेट डेटर, इस CIRP के प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। ये जितना भी प्रोसेस है, दिस एंटायर प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। ठीक है, अगेन ये 180 दिन कब से, जिस दिन एप्लीकेशन हुआ था वहां से नहीं, 180 डेज जब से ये CIRP कमेंस हुआ है।
जिस दिन से ये प्रोसेस शुरू हुआ 180 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो जाना चाहिए। बट आपकी सीओसी को लगता है, कमिटी ऑफ क्रिएटर्स को लगता है कि अभी रेजोल्यूशन प्लान्स को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इतने दिनों के अंदर इसको रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, थोड़ा और समय चाहिए। तो चलो क्या 180 दिन से ज़्यादा का समय मिल सकता है? बोला क्यों नहीं मिल सकता। सीओसी को एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी और रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विथ 66% मेजोरिटी। ठीक, सीओसी ने अप्रूव कर दिया, उसके बाद जो आरपी था, आरपी का एप्लीकेशन फाइल करेगा किसके साथ, किसके पास, AA के पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, कि भाई हमारी जो सीओसी है वो कहती है कि हमें 180 दिन से ज़्यादा का समय चाहिए। तो अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ठीक लगता है तो और 90 दिन का आपको समय दे सकता है। आपको याद होगा शुरुआत में हमने बात की थी 180 प्लस 90 डेज़ की, ठीक है ना, वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 180 डेज़ के अंदर में खत्म हो जाएगा, प्लस आपको 90 डेज़ का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। बाद में जाकर के अगर आपका खुद का सेटलमेंट हो गया और आप चाहते हो कि यार मैं एप्लीकेशन क्या कर लूँ, विड्रॉ कर लूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। सीओसी को अगेन एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, बट यहाँ पे कितना परसेंट वोटिंग चाहिए आपको, 90% वोट्स चाहिए। यहाँ पे 66% से काम नहीं चलेगा, 90% वोटिंग होनी चाहिए, तभी एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चीज़ पढ़नी है मोराटोरियम के बारे में। व्हाट इज मोराटोरियम, समझते हैं 2 मिनट के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर में। सी IBC shall apply to matters relating to insolvency and liquidation of corporate debtors where the minimum amount of default is 1 लाख रुपीस। मिनिमम कितने रुपए का डिफॉल्ट होना चाहिए, 1 लाख रुपीस का। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस मिनिमम अमाउंट को बढ़ा करके कितना कर सकता है, हायर वैल्यू नॉट मोर देन 1 करोड़ रुपीस। चाहे तो इस मिनिमम अमाउंट को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपीस तक लेके जाया जा सकता है। कौन कर सकता है ये काम, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो, पर्सन्स हु में इनिशिएट CIRP प्रोसेस। ये CIRP का प्रोसेस कौन कर सकता है, वेर एनी कॉर्पोरेट डेटर commits a default, financial creditor, an operational creditor और the corporate debtor itself। चलो, कोई FC भी हो सकता है और OC भी हो सकता है, और इसके अलावा खुद कंपनी वो कॉर्पोरेट डेटर भी क्या कर सकती है, अपने खिलाफ CIRP का प्रोसेस करवा सकती है। व्हाट इज द प्रोसेस, चलिए, a financial creditor either by itself or jointly with other financial creditors, SBI और ICICI या HDFC कोई मिलकर के भी क्या कर सकता है, इनके खिलाफ एप्लीकेशन कर सकता है। तो a financial creditor either by itself or jointly with other financial creditors or any other person on behalf of the financial creditor as may be notified by CG may file an application for initiating CIRP against the corporate debtor। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट। किसके पास एप्लीकेशन करेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास करेंगे, AA के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं। द फाइनेंशियल क्रेडिटर शेयर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। चलो, खाली एप्लीकेशन करने से नहीं होगा, उसके साथ क्या देना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, कि भाई डिफॉल्ट हुआ है उसका रिकॉर्ड भी देना पड़ेगा। नेम ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, एक आरपी का नाम देंगे, मगर उस आरपी को अभी क्या बोला जाएगा, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बोला जाएगा, IRP बोला जाएगा। जब तक वो फाइनलाइज नहीं हो जाता, COC उसको फाइनलाइज नहीं कर देता, तब तक उसको क्या बोला जाएगा, IRP। एंड एनी इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये बोर्ड कौन हुआ, IBBI। ठीक है, चलो, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नेक्स्ट 14 डेज के अंदर में क्या करेगा, इन द नेक्स्ट 14 डेज इट विल एसरटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट, कि डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ, ये 14 डेज के अंदर में वो तय करेगा। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि डिफॉल्ट हुआ है, एप्लीकेशन कंप्लीट है और देयर इज नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रपोज्ड आरपी, तो वो आपके एप्लीकेशन को क्या कर लेगा, एडमिट कर लेगा। या फिर अगर उसको लगता है कि डिफॉल्ट ही नहीं हुआ, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या फिर उस IRP के अगेंस्ट अभी क्या है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, तो वो आपके एप्लीकेशन को क्या करेगा, रिजेक्ट कर सकता है। बट डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करने के पहले वो आपको एक मौका देगा। बिफोर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल गिव अ नोटिस टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट विद इन हाउ मेनी डेज, 7 डेज। 7 दिन के अंदर आप अपने डिफेक्ट्स को क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो। The adjudicating authority shall communicate the order to the financial creditors and the corporate debtor within 7 days। 7 दिन के अंदर वो अपना फैसला बता देगा कि भाई आपके एप्लीकेशन को एडमिट किया गया है या रिजेक्ट किया गया है। ये CIRP का प्रोसेस शुरू कब से होता है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया उस दिन से नहीं। दिस CIRP shall commence from the date of admission, जिस दिन आपके एप्लीकेशन को एडमिट किया गया उस दिन से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये था फाइनेंशियल क्रेडिटर का। और ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ऑपरेशनल क्रेडिटर डायरेक्टली
एप्लीकेशन नहीं कर सकता। द ऑपरेशनल क्रेडिटर में ऑन द ऑकरेंस ऑफ अ डिफॉल्ट, कि अगर डिफॉल्ट हुआ है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा, ही विल डिलीवर अ डिमांड नोटिस और कॉपी ऑफ इनवॉइस, या तो डिमांड नोटिस देगा या फिर इनवॉइस की कॉपी भेजेगा किसके पास, उस कॉर्पोरेट डेटर के पास। वो कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर में वो रिप्लाई भेजेगा। क्या रिप्लाई भेजेगा भाई, या तो हमारे बीच में क्या है, डिस्प्यूट चल रही है, या पेंडेंसी ऑफ एन सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, या फिर वो कहेगा कि भाई हमने ऑलरेडी क्या कर दिया, आपका पेमेंट कर दिया है, और इसके लिए वो क्या भेजेगा, एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, या तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया है, या फिर अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड कि आपने क्या इन कैश करवाया है, चेक इन कैश करवाया है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड मैं आपके पास भेज दूंगा। चलिए, आईआरपी क्या करेगा, द आईआरपी शैल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, वो आपके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेगा। उसके अलावा वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा कि भाई सीआईआरपी हो चुका है, वो क्लेम्स इनवाइट करेगा, वो उस कॉर्पोरेट डेटर का वैल्यूएशन करवाएगा। जब क्लेम्स आ जाएंगी तो क्या करेगा, ही शैल वेरीफाई दोस क्लेम्स एंड मेक लिस्ट ऑफ द एक्सेप्टेड क्लेम्स। उसके बाद सबसे जरूरी काम जो वो करता है, विद इन 30 डेज ही शैल कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, वो एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा जिसके अंदर में कौन होता है, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द फिनेंशियल क्रेडिटर्स। इस सीओसी के अंदर में कौन होते हैं, फिनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। इसके अलावा आईआरपी क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बनाता है विच कंटेन्स द प्रेस्क्राइब्ड डिटेल्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। उसके बाद आता है कंसेप्ट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का। ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन होता है, पर्सन रजिस्टर्ड विथ आईबीबीआई, इज अ पर्सन रजिस्टर्ड विथ आईबीबीआई, डायरेक्टली रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। आईबीबीआई ने अपने पास किसको रखा है, आईपीए को, और कोई भी इंसान अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसको आईपीए के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर आईपीए उसको आईबीबीआई के पास रजिस्टर करवाएगा। कंपनी सेक्रेटरीज आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स। चलो, सीओसी। सीओसी इज नाउ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ वेरियस रूटीन टास्क्स इन्वॉल्व इन सीआईआरपी, ठीक है। अब रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और सारे के सारे डिसीजंस कौन लेगा, ये सीओसी लेगा। द सीओसी एट द फर्स्ट मीटिंग शैल अपॉइंट एन आरपी, ये एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा। इट में आइदर कन्फर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी एज द आरपी, ये इंटरिम वाले को ही फाइनल कर दे, या फिर अपॉइंट अनदर आरपी ऑफ इट्स चॉइस। द आरपी देन टेक्स ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम द आईआरपी, ये आईआरपी से सारी चीज अपने कंट्रोल में ले लेगा। ऑल द डिसीजंस ऑफ सीओसी शैल बी टेकन बाय 66% मेजोरिटी, और ये वोट कैसे आएंगे उनके पास, ईच मेंबर ऑफ सीओसी हैज वोटिंग शेयर इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग टू द corporate debtor. The RP shall take approval of COC for matters stipulated in the code. अब आई बात resolution plans की। चलो, the objective behind CIRP is that corporate debtor should get a chance to revive itself. कि भाई आपको मार देना मेरा मकसद नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको क्या कर लिया जाए, बचा लिया जाए। इसीलिए क्या मंगाया जाएगा, रेजोल्यूशन प्लान्स मंगाए जाएंगे। The corporate debtor should get a fresh chance to revive itself and recommence its operations. With this intent in mind, the RP invites proposals to revive the corporate debtor. These proposals are known as resolution plans. These plans can be submitted by any person who is interested in revival of the company. ये प्लान जो है किसके पास सबमिट किया जाता है, The plan is submitted to the RP. ये RP के पास जमा होता है। RP इन प्लान्स को किसके पास फॉरवर्ड कर देता है, who in turn places all such plans before the COC. COC जो है कोई भी एक प्लान अप्रूव कर देगी, इट अप्रूव्स द मोस्ट सुटेबल प्लान। सच प्लान अप्रूव्ड बाय COC इज सबमिटेड टू द ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल के पास जाता है, और एक बार ट्राइब्यूनल ने आपके प्लान को अप्रूव कर दिया, देन द कॉर्पोरेट डेटर इज आउट ऑफ द CIRP, तब आपकी कंपनी CIRP से बाहर हो जाएगी। फिर हमने एक पढ़ा था टाइम लिमिट। व्हाट इज द टाइम लिमिट ऑफ CIRP? तो CIRP शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। कितने दिनों में, 180 डेज के अंदर में आपका CIRP कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन एडमिट हुआ है, ठीक है। चलो, अब क्या इसका एक्सटेंशन हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो RP है, RP शैल फाइल एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट अपनी मर्जी से नहीं करेगा, पहले COC का रेजोल्यूशन पास करेगी टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ CIRP beyond 180 days if instructed to do so by a resolution passed at a meeting of COC by a vote of 66%. अगर COC ने एक रेजोल्यूशन पास किया है
तो आरपी एप्लीकेशन फाइल करेगा, वरना वो अपनी मर्जी से एक्सटेंशन के लिए फाइल नहीं कर सकता। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड है तो वो क्या कर सकती है, इट मे ऑर्डर टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन बियॉन्ड 180 डेज बट नॉट एक्सीडिंग 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो इस एप्लीकेशन को विड्रॉ भी करवा सकती है, बट 90% वोटिंग अगर किसने किया है, सीओसी ने, अगर सीओसी के 90% वोट्स मिले हैं कि भाई इस एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया जाए, तो उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक है मोराटोरियम। व्हाट इज मोराटोरियम, कि भाई एक बार आपका सीआईआरपी शुरू हो गया, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया, तो कंपनी के खिलाफ और जितने भी केसेस है, जो भी सूट्स है, जो भी प्रोसीडिंग्स है, सब के सब रोक दिए जाएंगे। ठीक है, सबके सब रोक दिए जाएंगे कि भाई जब तक ये सीआईआरपी खत्म नहीं हो जाता तब तक कंपनी के खिलाफ और कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेंगी। On commencement of CIRP, the adjudicating authority passes an order declaring moratorium for prohibiting all of the following by virtue of Section 14. Institution of suits or continuation of pending suits or proceedings against the corporator. कि भाई जब तक ये CIRP चलेगा तो पिछले जो केसेस हैं उनको रोक दिए जाएंगे और नए केसेस कंपनी के खिलाफ होंगे नहीं। Transferring, encumbering, alienating or disposing of by the corporator any of its assets or legal right or beneficial interest. जब एक बार CIRP शुरू हो गया उसके बाद कंपनी अपने किसी भी एसेट को बेच नहीं सकता, गिरवी नहीं रख सकता, कुछ नहीं कर सकता। Any action to foreclose, recover or enforce any security interest created by the corporator in respect of its property including any action under SARFAESI. बोलते कि भाई उस कंपनी ने एक पर्टिकुलर बैंक से क्या किया था, लोन लिया था, ठीक, और जैसे उसे पता चला कि भाई सीआईआरपी शुरू हो चुका है तो वो अपने लोन को क्या करवाने चला गया, फोरक्लोज करवाने चला गया। वो किसी पर्टिकुलर क्रेडिटर का पैसा वापस करने के लिए चला गया। बोलते ये सब कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग राइट नाउ। जो भी काम करना है आपको सीआईआरपी खत्म होने के बाद करना है। ठीक है, सारफेसी क्या होता है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। भाई जब हम लोन लेते हैं तो एक कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखते हैं, ठीक है ना, हमें सेक्शन 77 के अंदर में चार्जेस पढ़ा था कि मॉर्गेज रखते हैं, उसका चार्ज क्रिएट करते हैं, तो वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को हम फोरक्लोज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हैं या फिर उनका लोन रिपेमेंट करना चाहते हैं, ये कुछ भी नहीं अलाउड है जब तक आपका सीआईआरपी चलता है। या फिर रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेजर where such property is occupied by or in the possession of the corporate debtor. कॉर्पोरेट डेटर से कोई इंसान अपना प्रॉपर्टी वापस भी नहीं ले सकता ड्यूरिंग दिस CIRP। ये CIRP के दौरान आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। द ऑर्डर ऑफ मोराटोरियम shall have effect from the date of order till the completion of CIRP or date of approval of resolution plan or order of liquidation as the case may be। ये मोराटोरियम कब तक रहेगा, जब तक CIRP चलता है या रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया जाए, मतलब कि कंपनी CIRP के बाहर आ गई, या लिक्विडेशन का ऑर्डर पास कर दिया जाए, तो भी ये ऑर्डर ऑफ मोराटोरियम खत्म हो जाएगा। आई गेस ये जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की है ये आपकी समझ में आ रही है। आज का डिस्कशन हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाएगा।